या बिल्कुल ही ब्लैंक हो? कुछ तो आइडिया है, मतलब कि जैसे हमारे पास एक प्री सीन आता है, उससे फिर हमारे पास जब एग्जाम आएगा तो उसमें अनसीन 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम देखा था, तो उसमें मतलब दो मतलब बड़े साल होंगे, उसमें हमें 0 to मतलब पूरा एंड तक हमें उसके ऊपर डिस्कशन करना चलो मैं बता देता हूँ। देखो प्री सीन मटेरियल आ चुका है आपका, ठीक है। है। जी। ये एक प्री सीन मटेरियल क्या है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये एक इंडस्ट्री, जी। और इसमें आपकी एक कंपनी दे देगा वो आपको। तकरीबन जी। 22 to 23 पेजेस होते हैं, जिसमें जो सही। कुछ डेटा है वो इनफ है कि आप उस कंपनी और इस इंडस्ट्री और उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान लें, ठीक है। क्योंकि ठीक है। ये पेपर स्पेसिफिक है, P1, जी। F1 और E1। तो इसी की जी। बाउंड्री ये है कि P1, E1 और F1 का जो सिलेबस है उसमें रहते हुए वो सवाल बनाता है, ठीक है। ठीक है। 5 वेरिएंट होते हैं एक अटेम्प्ट के, यानी कि तुम जो फैब अटेम्प्ट दोगे उसमें 5 पेपर्स होंगे, वेरिएंट 1 से लेकर वेरिएंट 5 तक, ठीक है। ठीक है। अब तुम एक वेरिएंट कोई भी अटेम्प्ट करोगे, पहला दूसरा तीसरा जो तुम्हारे नसीब में होगा, जिस दिन तुम वेरिएंट अटेम्प्ट करोगे उस दिन तुम्हें कोई भी वेरिएंट आ सकता है तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा। और 3 आवर्स का ये एग्जाम होगा, जिसके अंदर 4 टास्क होंगे। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, ठीक ठीक है। है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि ये टास्क जो है ना वो बैलेंस नहीं होते, लेकिन हम एज्यूम कर ले देंगे जी ये 45 मिनट्स ईच के होंगे। अच्छा, तो यूजुअली इनके मतलब। ऑपरेशन लेवल पे टाइम ड्यूरेशन जो है ना बैलेंस नहीं होता। वो 1 घंटे वाला टास्क अच्छा। भी दे देता है, आधे घंटे वाला टास्क भी दे देता है, अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर 3 घंटे हम कंसिडर करें तो ये 45-45 मिनट का एक टास्क लाइकली बनता है। अच्छा। होता ये है कि पहले आपको एक टास्क दे दिया जाएगा, और उस टास्क के अंदर, एक टास्क के अंदर वो आपसे यूजुअली ना 2 इश्यूज पूछता है, अच्छा। 3 भी पूछ सकता है। जी। जैसे उसने टास्क 1 में आपसे P1 का एक इशू पूछा, और उसके साथ उसने जी। एक F1 का इशू पूछा। सही है। इसी तरह टास्क 2 में उसने F1 और E1 पूछ लिया, टास्क 3 में उसने P1 और E1 पूछ लिया, फिर टास्क 4 में उसने दोबारा P1 पूछ लिया। जी। वेटेज के हिसाब से जो वेटेज बनती है, उस वेटेज के हिसाब से F1 सॉरी P1 देन E1 देन F1। ज्यादा फोकस P1 पर होता है, उसके बाद E1 पर, और उसके बाद F1 पर। सही। अच्छा, E1 F1 रोटेट होता रहता है, कभी F1 बढ़ जाता है, कभी E1 बढ़ जाता है। P1 का वेटेज हमेशा से ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि ये जो टास्क आपको दिया जाता है, तो ये चारों टास्क के अंदर जो कॉम्पिटेंसी असेस की जाती है, आपको कॉम्पिटेंसी असेस की जाएगी, तो वो कॉम्पिटेंसी 4 तरह की होती है। पहली है आपकी टेक्निकल स्किल्स। ऑपरेशनल लेवल के ऊपर ये टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा है, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा 64%। अच्छा। अच्छा, टेक्निकल स्किल का मतलब है E1, P1 और F1 के जो भी थ्योरेटिकल एरियाज हैं वो हमें अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। सही। अगर उसमें डेफिशिएंसी है, थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, तो टेक्निकल स्किल वीक होने की वजह से चांसेस होते हैं फेल होने के। टेक्निकल स्किल्स के बाद आती है आपकी बिजनेस स्किल्स, कि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है E1, P1 और F1 के अंदर, वो आप गिवन गिवन सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करने की पोजीशन है या नहीं। सही ठीक। है? एक सेकेंड दो मुझे। सही है, बिजनेस स्किल्स आ गई, ठीक है। और उसके बाद पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स में ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, वो चेक की जाती है। और लास्ट में है लीडरशिप स्किल्स। तो ये 4 स्किल्स टेस्ट की जाती है। OCS के अंदर इसकी बेसिस के ऊपर आपको फेल नहीं किया जा सकता। ये एग्जामिनेबल एग्जाम में होती है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, लेकिन इसकी मार्क्स जो है ना वो उसकी बेसिस के ऊपर आपको फेल नहीं किया जा सकता। अच्छा। अच्छा, स्किल्स वाइज जो आपका रिजल्ट आना चाहिए ना, वो जी। 3 थ्रेशोल्ड है उसके। स्ट्रॉन्ग स्किल्स, मॉडरेट स्किल्स, और पुअर। सही है। ठीक है।
वेटेज जो काउंट की जाती है चारों टास्क की 25 मार्क्स ईच। सही। ठीक। अब इस 25 मार्क्स ईच के अंदर आपको कितने मार्क्स लेने होते हैं एग्जाम में? आपकी जो स्कोरिंग होती है वो होती है 150 की। तो आपको जी। पास करने के लिए 80 लेना होता है आउट ऑफ 150, और उसके साथ मॉडरेट स्किल्स होनी चाहिए। ठीक। टेक्निकल, बिजनेस और पीपल स्किल्स कम से कम मॉडरेट होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल अगर पुअर भी आ गई तो वो एग्जाम के रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा। अब इसमें बाज़ दफा क्या होता है, मार्क्स स्किल्स तो मॉडरेट आ जाती हैं। दो सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो आपकी एग्जाम में जो कि लाइकली सबकी आती है, मॉडरेट स्किल्स आ गई जी। और उसके साथ आपके एग्जाम में मार्क्स आए 78, फेल। ठीक है। अच्छा। सही। अच्छा, ठीक। पुअर स्किल आई किसी एक के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पीपल स्किल पुअर आ गई, जी। और टेक्निकल स्किल स्ट्रॉन्ग है, जी। मार्क्स 89, फेल। जी। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्किल्स मॉडरेट रहनी चाहिए कम से कम। जी। अच्छा, मार्क्स ज्यादा कैसे आ गए? मार्क्स इस वजह से ज्यादा किसी है। और में जैसे मार्क्स इस वजह से ज्यादा है जब किसी और आपकी, उसमें हम strong हैं। हाँ, स्ट्रॉन्ग का मतलब है आपने बहुत ज्यादा मार्क्स ले लिए किसी एक के अंदर। जी। अब ये जो थ्रेशोल्ड है ना, स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट और पुअर, इसके साथ मार्क्स भी अटैच्ड होते हैं। अच्छा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि यार 18 से 25 के दरमियान जितने भी मार्क्स आएंगे वो स्ट्रॉन्ग में जाएंगे। ठीक तो है। अगर एक स्टूडेंट ने 18 लिए तब भी वो स्ट्रॉन्ग है, 25 लिए तब भी वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं जी। कहूँ आपके कि यार 12 से 10 से 18 जो है ना वो मॉडरेट है, तो एक बंदा 10 पे भी मॉडरेट है तो फेल हो जाएगा। हाँ। 15, 15, 16, 17, 18 पे मॉडरेट आता है तो उसके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ। सही है। जी। अब ये एग्जाम में ना मॉडरेट कैसे आएगा, ये स्टूडेंट का सोचने का काम नहीं होता। स्टूडेंट को हाँ। क्या करना होता है, एक अच्छा आंसर स्ट्रक्चर करना है, और वो उस अच्छे आंसर की वजह से वो अल्टीमेटली जो है मॉडरेट या स्ट्रांग उसका आना जरूरी है। लेकिन आपका जो F1 का पेपर है ना, जी। वो F1 का पेपर आपको किसी टेक्निकल स्किल के अंदर अगर स्ट्रांग ले आए तो आगे पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि F1 के अंदर आईएएस आते हैं यूजुअली, आईएएस या वर्किंग कैपिटल, तो उसको हम्म। यूजुअली लिखना ज्यादा आसान होता है। और हम्म। P1 के अंदर जो डेटा होता है न्यूमेरिकल डेटा के साथ क्वेश्चन लिंक किए हुए होते हैं, तो उसको थोड़ा सा आंसर करना मुश्किल होता है, इसलिए मार्क्स लेना कंपैरेटिवली मुश्किल होता ठीक। है। ठीक है। अब ठीक। एग्जाम में पूछने में तो वो सब कुछ पूछ सकता है तीनों से, लेकिन ज्यादातर वो जो एरियाज पूछता है F1 के, वो पूछता है सच एज IS-16 बहुत कॉमन है, आता है 38 बहुत कॉमन है, 36 बहुत कॉमन है, 10 बहुत कॉमन है। सही है। ऑडिट रिपोर्ट बहुत पूछी जाती है, वर्किंग कैपिटल इश्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, डेटर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 21 बहुत पूछा जाता है, गवर्नमेंट ग्रांट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसी तरह P1 में अगर हम कुछ टॉपिक पॉइंट आउट करें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हाईली लाइकली एग्जामिनेबल टॉपिक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल टॉपिक है। हम्म। मैक्सिमैक्स मैक्सिमिन, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। ब्रेक इवन चार्ट, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। टाइम सीरीज की जो कंपोनेंट्स हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह आपका अल्लाह भला करे, बाज दफ़ा डिसीजन मेकिंग से सवाल आ जाता है। यानी कि एग्जाम में कोई भी एरिया पूछ सकता है, लेकिन कुछ ज़्यादा एग्जामिनेबल एरियाज है। E1 में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन। E1 में एक चीज़ भूल गया मैं, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ बजटिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, 4 Ps, मार्केटिंग, आउटसोर्सिंग, HRM बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिंगल सोर्सिंग, मल्टी सोर्सिंग, तो ये कुछ कुछ तो ऐसे एरियाज हैं जो कि लाजमी आने ही आने, जिन पे थियोरेटिकल ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन पेपर में बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन कैलकुलेशन अच्छा। को एनालाइज करने को दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पे ऑफ टेबल बना के दे दिया या रिग्रेट टेबल बना के दे दिया, अब आप उसके ऊपर कमेंट करें कि ये रिग्रेट टेबल सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अच्छा। एग्जाम में पेपर पास करने के लिए ना, या पेपर की आज से ऑनवर्ड्स तुम्हारी जो प्रिपरेशन प्लान होगा, उस जी। प्रिपरेशन प्लान में 3 चीजें शामिल करनी है तुम्हें। पहला है आपका रिवीजन ऑफ F1, P1 और E1। अब क्योंकि तुम P1 और E1 तो अभी साथ साथ दोगे, तो तुम्हारा जी। ऑब्वियसली P1 तुम दोबारा दे रहे हो, तो ऑब्वियसली P1 का तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छा होगा। E1 तुम बिल्कुल एंड में जाके दोगे तो वो तुम्हें याद भी होगा। F1 तुमने थोड़ा सा जी। पहले दिया था, तो वो कंपैरेटिवली तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा रिवीजन तीनों सिलेबस का, स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा इन्हीं में से निकाल ठीक है। उसका बहुत अच्छा, सही। और जो साथ साथ पूरा सिलेबस ओवरव्यू देना है उसका, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो आपका प्री सीन आएगा, उस प्री सीन को वर्ड बाय वर्ड एनालाइज करके एक पोजीशन डेवलप करना कि कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, रेशोस क्या है, कॉम्पिटिटर्स की पोजीशन क्या है, बजटेड डेटा किस हाल में दिया हुआ है, कॉस्टिंग किस हाल में दी हुई है, सारा डेटा। सही है। सही। वो केस को वर्ड बाय वर्ड एनालाइज करके लेके चलना है, ताकि एग्जाम वाले दिन जब तुम लिखो तो केस पूरा जहन में होना चाहिए कि यार जो भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ, वो केस स्पेसिफिक है। और तीसरा है कि जो पुराने वेरिएंट आए ना, उन पुराने पेपर्स की वेरिएंट की प्रैक्टिस करना, केस को इग्नोर करते हुए। अच्छा। सही, यानी कि एक तरह से हम एक पास्ट पेपर, पेपर्स और 5 हाँ, वगैरह सॉल्व कर। एक एक जो पेपर है ना, हम कोई भी रैंडमली उठाएंगे और उसके 5 वेरिएंट को वो केस स्पेसिफिक करेंगे, सही। ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक सिनेरियो बेस्ड कैसे हुआ। और बाकी जो पिछले पेपर्स होंगे उनको एट रैंडम में टॉपिक्स बताऊंगा तुम्हें कि यार जैसे ऑडिट रिपोर्ट आई थी फला 2015 में, तो वो ऑडिट रिपोर्ट सही। का टास्क देके उसको सॉल्व करो। ठीक है। क्योंकि हमें ये चीज डेवलप करनी है कि रिक्वायरमेंट क्या आती है और लिखना क्या होता है, सही। ताकि हैफेजर्ड वे के अंदर चीजें ना लिखी जाए। हम्म। पेपर इनकम्प्लीट छोड़ना बहुत रिस्की होता है, तो एक टास्क के अंदर जितने भी सब कंपोनेंट्स होते हैं सबको आंसर करना पड़ता है। अच्छा। इसलिए टाइम सही। ड्यूरेशन जो है ना वो बहुत मैटर करती है, और टाइमिंग बहुत मैटर करती है पेपर की, कि आप टाइमिंग किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक। सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे तुम्हें अंदाज़ा होगा कि एग्जामिनर के पास कितनी वैरायटी है सवालात पूछने की, एग्जामिनर कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस यूजुअली पूछ रहा होता है। ठीक। अगर एक स्टूडेंट जो है ना वो पिन पॉइंट करके चला जाए कि यार ये आएगा ये नहीं आएगा, तो उसे टेंशन हो जाएगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर के पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो आप एग्जामिनर को बीट नहीं कर सकते। हम्म। एक सेकंड, फाइल मेरी खुल जाए। ठीक। हम्म। तो मैं तुमसे शेयर करता हूँ। ये देखो, ये 15 का ना, ये मैं तुमसे गूगल ड्राइव के ऊपर शेयर भी कर लूंगा, जो भी रिसोर्सेज हम ठीक। इस्तेमाल करेंगे। ये जी। 2015 का पांचों चारों अटेम्प्ट्स का पांचों वेरिएंट का ना एनालिसिस किया हुआ है, क्या क्या अच्छा। आया। अब एक नज़र जरा हम डालें इसको F1 के ऊपर, कि जो एक जर्नल एरिया तुम्हें नजर आ रहा होगा, अगर मैं फेब 15 को देखूं, फेब 15 के अंदर उसने पहले वेरिएंट में IES पूछा 38, साथ उसने वर्किंग कैपिटल पूछा, यानी कि 2 टास्क उसने F1 से बनाए। जी। और उसके बाद उसने वेरिएंट 2 में एसोसिएट पूछा। ग्रुप अकाउंटिंग भी अक्सर आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं आती, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछता है कि एसोसिएट ठीक को है। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, एसोसिएट कब आता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इस तरह से। और सही। वेरिएंट 3 में देखो उसने सिंपली क्या पूछा, सिर्फ IES पूछा, IES 20 IS पूछा, पूछो। ग्रांट 2 पूछा, इन्वेंट्री, और 10 पूछा इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। वेरिएंट 4 जी। में उसने सिर्फ IES 12 पूछा, और वेरिएंट 5 में उसने 40 के साथ वर्किंग कैपिटल पूछ लिया, फिर वर्किंग कैपिटल आ गया। इसी तरह जब हम्म। मई 15 में जाएं तो IES 16 के साथ वर्किंग कैपिटल,
नेक्स्ट वेरिएंट में वर्किंग कैपिटल के साथ सब्सिडरी का ट्रीटमेंट, फिर अगले वेरिएंट में वर्किंग कैपिटल के साथ IAS 38 का ट्रीटमेंट, अगले वेरिएंट में ऑडिट, उसके बाद IAS 21 फॉरेन एक्सचेंज के साथ डेटर्स मैनेजमेंट। फिर 15 पर आ जाए तो उसने कंसोलिडेशन का IAS 10 पूछा FRS 5 के साथ, फिर IAS 16 पूछा, फिर अगले वेरिएंट में IAS 16 पूछा। इसका मतलब IAS 16 इज द हॉट फेवरेट टॉपिक जी एग्जामिनर का, ये ट्रेंड है, IAS 16 बहुत पूछता है वो। अब IAS 16 में क्या पूछता है? IAS 16 में ज्यादातर जो उसका फोकस होता है ना, वो दो चीजों में बहुत ज्यादा होता है। एक तो ये कि वो आपको डेटा दे देगा कि हमने एक एसेट खरीदा, उसकी कॉस्ट परचेज प्राइस इतनी थी, उसमें इतनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगी, तो बताएगा कि इनिशियल कॉस्ट क्या होती है ये बताएं, और इसमें से कितनी कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, तो वो स्टूडेंट का वो एरिया टेस्ट हो जाता है कि इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पर होती है, और कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ परचेज प्राइस प्लस 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 जो भी एलिमेंट होते हैं हम ले लेते हैं। सिमिलरली अगर आगे बढ़े तो रीवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हॉट फेवरेट टॉपिक। कि कंपनी है वो कॉस्ट मॉडल पे जा रही है, अब कंपनी ने प्लान किया कि अपने एसेट्स को रीवैल्यू करती है, डायरेक्टर्स कंसर्न है कि रीवैल्यूएशन में क्या होगा, पहली दफा रीवैल्यूएशन होने जा रही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, डायरेक्टर को बताएं। हम रीवैल्यूएशन, सरप्लस, डेफिसिट कैसे रिकॉर्ड होगा, कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह नवंबर 15 देखें तो वर्किंग कैपिटल के साथ फिर IAS 38 R&D भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि केस किस तरह का है, कि R&D एप्लीकेबल है या नहीं। अगर टेक्नोलॉजी बिजनेस आ जाता है तो R&D फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी सही। तो ये इसने तुमने देखा, तो जर्नलाइज वर्किंग कैपिटल पे बहुत ज्यादा फोकस है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ स्पेसिफिक है जिसमें से 16, 38 तो बहुत ज्यादा एग्जामिनेबल। अच्छा, अब थोड़ा सा P1 पे फोकस करें। P1 में Feb 15 के अंदर तुम्हें लिमिटिंग फैक्टर नजर आ रहा है, थ्रूपुट नजर आ रहा है, और फोरकास्टिंग टेक्निक नजर आ रहा है। मैंने कहा ना कि P1 का वेटेज ज्यादा होता है, तो एक वेरिएंट में तुम्हें टास्क ज्यादा नजर आ रहे होंगे P1 के। वेरिएंट 2 में रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड वेरिएंसेस। वेरिएंसेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है P1 का, लाजमी आना है। अब हमने वेरिएंसेस पढ़ा है कैलकुलेशन जी, लेकिन वेरिएंस अब वहां पर थ्योरी आती है। अच्छा, वेरिएंस दे दिया, डिस्कस द रीजन, कि ये जो वेरिएंस एडवर्स आ रहा है इसकी क्या रीजंस होंगे, इस तरह के सवाल होंगे। ब्रेक इवन चार्ट, शट डाउन डिसीजन, रेलेवेंट कॉस्टिंग, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग। वेरिएंट 5 फोरकास्टिंग। May 15 वेरिएंस, ABC, प्राइसिंग। ABC भी तुम्हें बहुत नजर आएगा जगह जगह। अगर मैं ABC को इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे कहाँ कहाँ ABC को मैं रेड कर देता हूँ, तो तुम्हें नजर आ रहा होगा सबसे ज्यादा तुम्हें ABC नजर आ रहा होगा। जी एक्टिविटी बेस्ड को, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में लोगों को ओवरहेड निकालना, रेट निकालना, ड्राइवर निकालना तो आते हैं, लेकिन वो पूछेगा इस केस के अंदर कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रही है। अब कंपनी अगर ABC पे जाना चाहे, बताएं सूटेबिलिटी ऑफ ABC, क्या इस कंपनी के लिए ABC सूटेबल है, तो आप केस को एनालाइज करते हुए पढ़ लेंगे कि क्या ये कंपनी ऐसी है कि इसके प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, ओवरहेड सिग्निफिकेंट है, तो हम एडवाइस कर देंगे कि हाँ सूटेबल है। फिर वो पूछेगा कॉस्ट ड्राइवर बता दो इस कंपनी के लिए, जर्नल नहीं, इस कंपनी के 3 कॉस्ट ड्राइवर डिस्कस करो, तो हम कंपनी स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा तुम्हें ABC नजर आ रहा है, और ABC के बाद जो तुम्हें सबसे ज्यादा नजर आएगा ना, वो वेरिएंसेस नजर आएंगे। सही है। अच्छा, इसके अलावा तुम्हें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बहुत नजर आ रहा होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, सही, मैक्सीमैक्स, पे ऑफ, टाइम सीरीज, सही है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वेरिएंसेस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एरिया ज्यादा पूछे जाते हैं। सही। और बाद दफा इक्का दुक्का कोई डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे होते हैं, वो बैड लक होता है, स्टूडेंट पढ़ के भी नहीं जाते, जैसे ब्रेक इवन चार्ट, आउट ऑफ द बॉक्स बीच में से आ गया। अब स्टूडेंट इतने ज्यादा इसको लिफ्ट नहीं कराते हैं, और वो फिर वो सर पकड़ के बैठे होते हैं एग्जाम के अंदर कि क्या लिखे। टाइम सीरीज एनालिसिस कभी कभार आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत कम नजर आएगा तुम्हें, लेकिन जब आएगा तो वो उस वेरिएंट के अंदर तबाही मचा देगा। अच्छा, क्योंकि आपको फिर वो
वो ग्राफ को एक्सप्लेन करना होगा। वेरिएंट लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ नहीं बनाना होगा, लाइनें दी हुई होंगी, कौन सी लाइन क्या है, कौन सा जो ना वो फिजिबल रीजन है, कैसे आइडेंटिफाई किया, तो नंबर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा E1 पे आ जाए। E1 में भी मैंने रेड जो किए हुए हैं उसमें तुम्हें सबसे ज्यादा HRM नजर आ रहा होगा। जी। फेब 15 का वेरिएंट HR है। HR प्लान, ठीक है। ब्रांडिंग बहुत नजर हम्म, आएगी तुम्हें इसके अंदर, ब्रांड मैनेजमेंट बहुत नजर आएगी, आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा नजर आएगी, मार्केटिंग बहुत ज्यादा नजर आएगा, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नजर आएगा, फाइनेंस फंक्शन इज हॉट फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का। अच्छा। अब ये इसी की बेसिस के ऊपर ना इजीली OCS का एग्जाम प्रिडिक्ट हो जाता है कि क्या क्या आएगा। अच्छा। लेकिन बाज दफा क्या है कि इक्का दुक्का टॉपिक के उल्टे सीधे आ जाते हैं, तो स्टूडेंट को जो है ना टफ टाइम मिलता है। सही। सही है। ठीक है। अच्छा अब हम जरा कुछ एक पेपर निकाल के उसका जरा पोस्टमार्टम करते हैं सही। और एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है और किस तरह से पेपर में पूछा जाता है। ये तुम्हें विजिबल है, स्क्रीन शेयर हो रही जी। है तुम्हारे पास? नहीं, अभी तक तो वही वर्ड फाइल है। वर्ड फाइल है, अब हो रही है? नहीं। जी, अब आइए। आ गई ना? अब ये देखो, ये एक अटेम्प्ट का ना हम्म। एक सेकंड में अटेम्प्ट का नाम देखूं कौन से अटेम्प्ट। फेब 18 का एग्जामिनर रिपोर्ट है। अच्छा। सही है। अभी इस एग्जामिनर रिपोर्ट के बिल्कुल एंड में जाके हम उसके लास्ट कमेंट पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो, नजर आ रहा है तुम्हें? जी। There are a number of key points to take into account when preparing for future operational level case study examination. These remain the same from previous reports but are worthy of repetition. These points are: application to the scenario is key to achieving a good mark. बार दफा क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट ये करते हैं कि यार वो सवाल की रिक्वायरमेंट देखी, उन्होंने देखा उसने IS-16 पूछा है, बस IS-16 में जो आता है लिख कर आ जाता है, रिलेट नहीं करता। ठीक। Simply reproducing rote learned answer or pure knowledge of a topic area will score very few, if any. Similarly, taking a scattergun approach to an issue and commenting on everything that you know about it from a theoretical point of view will score few marks. इससे आप ये चीज सही है। सीखते हैं कि आपके सामने जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आएगी ना, आप कहेंगे इस कंपनी पर ये कैसे अप्लाई करना। हम्म। ठीक है। It is जी। important to take time to plan your answer so that you are able to apply your knowledge to the specific of the case. I suggest that for certain tasks, you plan your answer in the answer screen itself. For example, if you are asked for the potential benefits and problems of outsourcing a particular function, I suggest that you first note down headings for benefits and problems. Then under each heading, list your benefits and problems. These will become your subheadings. Then you can write a short paragraph under each subheadings. This will allow you time to think about all of the points that you want to make and will help to give your answer a clear format. Ultimately, it should save your time. क्या करना सही। है? सवाल प्लान हाँ। करना है कि उसने हमसे क्या क्या पूछा है और उसकी हेडिंग डाल देनी है और उस हेडिंग के अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर दो दो तीन तीन लाइन के एक अच्छा सा आंसर डेवलप किया जा सकता सही है। है। नंबर 3, प्रिपरेशन ऑन द प्रीसीन मटेरियल इज वाइटल. Ensure that you are very familiar with the business, especially the financial information. सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट बढ़ तो नहीं रहा था, एसेट खरीदे बेचे नए, कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दिया तो उसकी डिटेल। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन का टैब वहां भी अवेलेबल होगा प्री सीन का, लेकिन टाइम अच्छा। नहीं होता इतना एग्जाम में कि हम उसको बार बार रेफर करें जी। before the exam, as this will help you with applying your knowledge and will save your time. Similarly, an awareness of the industry that the business is in will help you to think of the wider issues that might impact on decision that you could be asked to comment on. So pre-scene analysis is very important. The information given to you within the case study itself, especially financial information, is given to you for a reason. Make sure that you use this information in performing your answer. For example, reason for variance are often given to you in the unseen information. The skill is to pick this out and use it.
यानी कि केस पढ़ते पढ़ते जो भी काम की इंफॉर्मेशन होगी वो एनालाइज करके हम अपने पास रखेंगे ताकि एग्जाम में लिखने में आसानी हो। सही। The case study examination covers all of the P1, E1 and F1 syllabus, and therefore no topic area is off limit to the examiner. Make sure that you do not leave topic areas out of your preparation. Given previous comment in this report and other report, it is evident that F1 knowledge of financial reporting is often poor as well as linear programming in P1. Pay special attention to this and the technical areas of P1. सही। अब ये F1 गोरों के लिए बोला उसने, हमारा स्टूडेंट का F1 सबसे अच्छा होता है अच्छा। और हमारे लिए ये E1 प्रॉब्लम करता है इवन। सबसे ज्यादा। सही है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ठीक। E1 स्टूडेंट खुद पढ़ लेते हैं तो अपने एंड से जो भी समझ में आ रहा होता है वो लिख रहे होते हैं वहां पर। The operational level case study examination is weighted 64% technical skills. It is really important that your technical knowledge is comprehensive so that you can apply it to the scenario you are faced with. में एक शख्स है फॉर एग्जांपल ब्लंडर मार रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, वो टेक्निकल स्किल कहाँ है उसके पास? रिवैल्यूएशन सरप्लस को पढ़ा ही नहीं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, वो तो ओसीआई में जाता है जी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बी प्रिपेयर्ड टू गिव बैलेंस्ड आर्गुमेंट और अप्रेजल। Quite often you will be asked whether a tool or technique is appropriate or suitable. It is just as likely to be appropriate, suitable, useful as not appropriate, not suitable or not useful. यानी कि हमें अपना कोई कंक्लूजन नहीं देना, अच्छा। दोनों तरह से बातें करेंगे, इस सिचुएशन में ये अच्छा है, इस सिचुएशन में ये बुरा है। सही है। अच्छा जी, मेक श्योर दैट व्हेन प्रैक्टिसिंग योर आंसर ऑल एलिमेंट्स बीइंग आस्क्ड फॉर। बाज दफा एक टास्क के अंदर 4 रिक्वायरमेंट्स होती है, जितनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी आपका आंसर उतना शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, सही है कि पर रिक्वायरमेंट हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे जी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता ना जी। हम तो टाइम के हिसाब से चलेंगे ना भाई, हम तो रिक्वायरमेंट और टाइम को मैच करके चलेंगे। जैसे सही है। 1 घंटे का सिनेरियो आके मार्क्स लिखते होते हैं क्या कि ये टास्क आपके इतने मार्क्स का है, ये इतने नहीं मार्क्स? नहीं नहीं, नहीं, मतलब वही सारा। बिल्कुल। ठीक है। अब 25 नंबर है ना, तो 25 नंबर के हम्म। अंदर एक टास्क में टेक्निकल और उसने आपसे पीपल स्किल पूछ ली, सही है। तो अब आइडियली आधे मार्क्स टेक्निकल के होंगे, आधे पीपल स्किल्स के होंगे। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ स्किल्स वगैरह भी। अच्छा। Be aware of using unsupported assertions, making statements such as this improved decision making, this graph is essential, or planning is enhanced is not enough to gain any marks. Candidate must explain how the model or technique achieve these assertions. सही। मतलब आपने ये बता दिया एबीसी कॉस्टिंग से कॉस्ट इंप्रूव होती है, कैसे होती है कैसे होती है बताना। वो नहीं बताया, तो वो फिर आंसर आपको हाफ हार्टेड मार्क्स दिला के जाएगा। ठीक है। Please take care over how your answer looks. Some answers are very difficult to read because of poor spelling and grammar. Whilst this examination is not a test of English, it is important that answers are presented well so that markers can see that you have demonstrated clear understanding of the issue. सही है? ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, चलें, ये एक वेरिएंट है ना, तो इसको पहला टास्क में उसने क्या पूछा, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या डाइवर्सिफिकेशन होती है। अब वेरिएंट जिसके पास भी ये पहला वेरिएंट आया उसमें ये 4 टास्क नजर आ रहे हैं तुम्हें जी। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। अब पहले टास्क में उसने क्या पूछा, सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल। तो तुम्हें पूरे पेपर में टेक्निकल स्किल्स ही नजर आ रही होंगी, जी। और सबसे कम स्किल्स कौन सी है? लीडरशिप की। तो लीडरशिप। लीडरशिप एक ही नजर आ रही होगी, एक ही है लीडरशिप वगैरह। और वो गलत भी हो जाए तो बंदा फेल फेल नहीं होता। ठीक है, सही। अच्छा अब देखें, पहला पहला उसने टास्क जो बनाया उसमें उसने पहला पॉइंट क्या पूछा, एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस टू सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर लेबर आवर्स, द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज डिफरेंट अप्रोचेस ऑन फ्यूचर रिपोर्टेड वेरिएंसेस एंड पोटेंशियल रीजन फॉर अ लेबर मिक्स वेरिएंस। एक टास्क के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, और ये कहां से पूछे उसने? ये उसने वेरिएंसेस से पूछे। जी। सही है। दूसरा क्या पूछा उसने, explain how different level of investment in another business affect the ability to control its operation and the implication of this on how the investment should be accounted for। F1 subsidiary and associate। जी। तो इसने पहले टास्क में
टेक्निकल स्किल्स दोनों पूछी, एक P1 से हम्म, पूछी और एक F1 से पूछी। जी दूसरे टास्क 2 देखें, अप्लाई नॉलेज ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस P1 एंड इट्स हम्म, यूजफुलनेस टू द बिजनेस। यानी कि सही, एक टास्क के अंदर दो चीजें पूछ ली उसने। हम्म, उसके बाद उसने उसी के अंदर पूछा कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वर्किंग कैपिटल डेज फॉर टू एंटिटीज, रेशियोज को कंपेयर करो, दो एंटिटीज के वर्किंग कैपिटल रेशियोज दे दिए, कंपेयर करो हम्म, एंड एक्सप्लेन व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन यू नीड टू मेक अ फुलर असेसमेंट। F1 आगे दोबारा। जी सही है। अब टास्क 3 में आ जाए दोबारा। टास्क 3 में इसने पूछा आपसे एक्सप्लेन व्हाट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज E1 जी एंड हाउ इट माइट बी अप्लाइड टू द फाइनेंस फंक्शन। यानी कि फाइनेंस फंक्शन को आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ E1 ज्वाइन कर, जी एक्सप्लेन व्हाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग माइट नॉट बी सूटेबल हम्म, एंड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू इम्प्लीमेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग B1 टेक्निकल स्किल्स। जी अब पहली मर्तबा उसने पीपल स्किल्स पूछी। जी Explain why it is important to reward skilled staff with more than just a good wage and suggestions of measures to help retention of such staff. Remuneration, even HR हम्म, activities. जी फिर उसने दोबारा P1 पूछा how to choose between two options from a financial perspective and explain other matters decision making. जी सही है। सही, तो अब इसमें काम की बात क्या है, इसमें काम की बात ये है कि टेक्निकल स्किल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, छः, और 6 नीचे टेक्निकल स्किल्स हैं। अब सोचो तुमने टास्क 1 के 2 टेक्निकल स्किल बहुत खराब किए, हाँ बाकी और टास्क मुश्किल 2 है, के टास्क 3 के टास्क 4 के टेक्निकल स्किल बहुत अच्छे किए, हम्म, तो तुम्हारा मॉडरेट आ जाएगा। अच्छा अब मॉडरेट विद हाई मार्क्स भी आ सकता है, मॉडरेट विद लो मार्क्स भी आ सकता है। अच्छा, लेकिन तुमने अगर सारे टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे कर दिए हम्म, तो तुम्हारा टेक्निकल स्किल्स विच इज 64%, अगर वो स्ट्रॉन्ग आ गया तो तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा तो सही है, बिजनेस स्किल्स पे भी और पीपल स्किल्स पे से मार्क्स तो हमें मिलेंगे, मॉडरेट भी हम्म, होना है, लेकिन टेक्निकल हम्म, स्किल गड़बड़ कर गई ना, अगर F1 P1 और E1 के हाँ, एरिया सही पता नहीं हुए तो पेपर फंस हम्म, जाएगा। अच्छा ठीक, अब एक और पेपर देखो क्या इसने वेटेज चेंज किया है, लेट्स सी। इसमें थोड़ा चेंज है, नहीं बोलेगी तकरीब सेम ही है, ऊपर इसमें भी नीचे, वही चीज, ऊपर चेंज हुआ खाली, हाँ ऊपर नीचे किया हुआ है वही। जी और तुम देखो कि टास्क के अंदर भी दो दो एरियाज है ना, दोनों के अंदर दो दो एरियाज, दो दो एरियाज, हम्म, और वो इस तरह मिक्स कर रहा है F1 P1 E1 P1 E1 F1। हम्म, तो क्या हमारा ये पेपर एक है ना, पेपर हमें जी एक समझ के पढ़ना है, हाँ, और स्टूडेंट्स को 3 पेपर समझ के पढ़ते हैं। नहीं तो मसला होगा ना, उनको बिल्कुल, इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, इंटीग्रेशन के भी मार्क्स हैं। हम्म, अब एक जरा इस अटेम्प्ट में जो सवाल आए थे उसका एक देखते हैं कि सवाल क्या आते हैं, कैसे आते हैं। ये आपके सामने विंडो आ गई, ओपन हुई विंडो, जी ये शेयर नहीं हुई शायद तुम्हारे पास, हाँ ये अब हो गई। मेन स्क्रीन, जी मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स। जी सही है, नेक्स्ट किया, आप जंप करके यहाँ पहुंच गए, ये आपके सामने आ गया। अब ये बैलेंस पेपर है, 45 मिनट्स हम्म, ईच। ठीक है। ठीक है, अब आपने इसको नेक्स्ट किया, अब ये आपके सामने विंडो खुली जिसमें राइट हैंड साइड हम्म, पे टॉप कॉर्नर पे टाइम चल रहा है, जी नीचे लिखा 1 of 2। जी सही है। पहला टास्क हमारे, जी, और यहाँ पर आपको स्क्रैच पैड दिया हुआ है जी लिखने के लिए, कैलकुलेटर दिया हुआ है वर्किंग करने के लिए, रेफरेंस मटेरियल जी, ये नहीं भूलना, रेफरेंस मटेरियल पढ़ना है लाजमी, क्योंकि बाद ऐसी अच्छा इंफॉर्मेशन होती है जो रेफरेंस मटेरियल के अंदर होती है, स्टूडेंट जल्दी जल्दी में इसको इग्नोर कर देते अच्छा, हैं। मतलब वो रेफरेंस, हर टास्क वाइज बेकार ही होता हाँ, है, रेफरेंस के लिए प्रीसीन मटेरियल। सही है, सही। अब जो टास्क वो पूछता है वो इस तरह से पूछता है, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ नई अच्छा, इन्फॉर्मेशन, तो उसने कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी है, ये देखो इसने आपको हम्म, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ रेम्बो ग्लासवेयर। इसका मतलब ये हुआ हम्म, कि ये किसी कंपनी को खरीदने के इश्यूज के एक, ऊपर बात कर रहे हैं। जी सही है। और उसमें जी इसने आपको
अगले पेज पे पूरा रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है। सही है। अब 45 मिनट में इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम भी अगर 5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, और सही से पढ़ना। ये भी सबसे बड़ा मसला है, इतना बड़ा डेटा को पढ़ने के बाद स्टूडेंट वैसे ही पैनिक हो जाता है, 10-15 मिनट जाया कर देता है, और जब हम्म। लिखता है तो सही रिलेट नहीं कर पाता। हम्म। सही है। सिनेरियो कुछ के सही। होंगे, कुछ के सिनेरियो छोटे होंगे, कुछ के बड़े होंगे। ये पहला टास्क आपका निकल गया ना। अब दूसरे पे जंप किया आपने, दूसरे में भी सिनेरियो दे दिया इसने। जी। अब ये देखो सिनेरियो किस चीज का दिया हुआ है दूसरा। टाइम सीरीज दे दिया उसने। एक सेकेंड, ये देखें, पहले पार्ट में उसने टाइम सीरीज का सिनेरियो दिया, रिग्रेशन लाइन का ट्रेंड बताया, उसके बाद जी। सीजनल फैक्टर्स का बताया, उसके बाद उसने नीचे वर्किंग कैपिटल का सिनेरियो दिया, रॉ जी। मटेरियल डेज दे दिए, फिनिश गुड्स डेज दे दिए, ट्रेड रिसीवेबल डेज दे दिए। अब उसी को बेस बनाकर वो ऊपर कंपैरिजन करवा रहा है। सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये देखें पहला, व्हाट द टाइम सीरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम रैम्बो ग्लासवेयर मींस। जो नीचे डेटा दिया हुआ है उसका मतलब बताएं। एंड ठीक है। वेदर दिस इंफॉर्मेशन माइट बी यूजफुल फॉर द रेस्ट ऑफ आवर बिजनेस। ये इसकी एप्लीकेशन साइड है। सही है। How the working capital position of Rambo Glassware compares to our position, and any further information that would be useful to assess how Glassware manages its working capital balances. तो ये 2 साल जो ये एक ही टास्क बना, जी या ये टास्क, 2 टास्क अलग अलग? ये नहीं, ये एक टास्क है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। तो इन जो दोनों के आंसर हमें मतलब अलग अलग करके देंगे या एक ही में मिला के देंगे? हेडिंग वाइज कर दो अलग अलग। हेडिंग वाइज। सही है। सही है। ठीक है। अब इसी तरह फिर हमने 45 मिनट खत्म हुए, अगर 45 मिनट को क्लिक कर दिया ना नेक्स्ट बटन के लिए, फिर दोबारा पीछे नहीं आ सकते। अच्छा। अब देखें ये भी काफी बड़ा इसने अनसीन मटेरियल दिया हुआ है, हम्म। लेकिन इसका रेफरेंस मटेरियल छोटा है। हाँ। सही है। और इसके अंदर जी। क्वेश्चन स्पेसिफाई जो किए हुए हैं, व्हाट बीपीआर मींस, सही है। या पूरा थ्योरेटिकल लिखना है, व्हाट बीपीआर मींस, हाउ इट माइट बी अप्लाइड टू प्रोसेसेस विद इन फाइनेंस फंक्शन। अब ये एप्लीकेशन साइड हो गई। हम्म। ठीक है। सही है। अच्छा जी, चौथा टास्क, मशीनरी ट्रांसफर एंड मोटिवेशन ऑफ स्टाफ। तो मशीनरी ट्रांसफर तो इसका मतलब है कि ये टू सम ये। एक्सटेंड हो सकता है कि IS-16 पूछा हो या डिसीजन मेकिंग पूछा हो, हम्म। लेकिन इसमें भी सिनेरियो बहुत बड़ा है। हाँ, ये इवन से उससे भी लिंक कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से। हाँ, अब ये जो ना, ये जो पेपर जो तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये जिसका आया जी। होगा ना वो ऑब्वियसली फेल हम्म। हुआ होगा, हम्म। क्योंकि उसके कोई भी टास्क में मार्जिन नहीं दे रहा वो हाँ। बंदा। जहां जा रहा है उसके लंबे लंबे सिनेरियोस, तो लाइकली चांसेस है कि उसके सवाल छूट रहे होंगे इसके अंदर। जी। अच्छा, अब होता क्या है कि बाज वेरिएंट आसान आते हैं और बाज वेरिएंट मुश्किल आते हैं। तो तो इसमें वो क्या मतलब एक करते हैं, वो क्या करते हैं, डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं है क्या? नहीं वो स्केल स्कोरिंग करते हैं। अच्छा। उनके पीछे जो सिस्टम है ना, वो स्केल स्कोरिंग पे चलता है। वो डिफिकल्ट पेपर की स्कोरिंग नीचे लाता है और आसान पेपर की ऊपर लाकर उसको बराबर कर देता है, बैलेंस कर देता अच्छा। है। ये है सिनेरियो। तो अच्छा, मिसाल के तौर पे मतलब जैसे अगर ये बताने का मेरा ये है, मुश्किल पेपर है। हाँ बताने का ये तुम्हारा पेपर था, तो पैनिक होने की जरूरत जी। नहीं है। तुम इसको नॉर्मल लेके करो कि भाई मुश्किल पेपर है, चलो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। सही है। और एक स्टूडेंट के पास आसान वेरिएंट आया, उसने हल्का लिया, यार आसान तो है तो जैसा भी हो पास तो हो ही जाऊंगा, तो एग्जामिनर ने उसका हम्म। वेटेज थोड़ा सा ऊपर कर दिया, अच्छा। तो वो बराबर आ जाते हैं, एक ही पैरामीटर पे आ जाते हैं। सही है। सही है। सही है।